गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 12 बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने कल मीनिंग और फीचर्स इसके पढ़े। आज हम इसके इम्पोर्टेंस और आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस है। बेसिकली मैं आपको ये सारी कंप्लीट करा चुकी हूँ, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेस चल रही हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें पता लग जाएं। तो इम्पोर्टेंस में क्या है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कोपिंग विद rapid changes, tapping useful resources, help in planning and policy formulation, help in improving performance। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, मैंने आपको शुरुआत में भी पहले भी बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है उससे हमें साउट SWOT कैपिटल में है सारा ये। S मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड T मीन्स थ्रेट्स। इनके बारे में पता लगता है। तो कोई भी अगर बिजनेसमैन एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर लेता है तो उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट मिलता है और वो एडवांटेजेस जो है सबसे पहले उसका बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन अगर किसी बिजनेसमैन ने एनवायरमेंटल स्कैनिंग नहीं की है तो वो ये अपॉर्चुनिटी गेन नहीं कर सकता। इसके साथ साथ में एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है कि आपका हमें अर्ली वार्निंग्स मिल जाती हैं। मतलब हमें ये पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, या वहाँ पे उसकी डिमांड होगी कि नहीं, बढ़ेगी कि नहीं। तो ये एक तो हमें पता क्या चला, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में भी पता लग जाता है। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट में है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। मतलब हम इजीली अपने जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कर पाते हैं। जो भी चेंजेस आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के थ्रू आ रहे हैं हम उसमें इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोप अप हो जाते हैं, कोई भी चेंजेस आए। आप अच्छी तरीके से पढ़ा है हमने कि स्पेसिफिक और आपके जनरल दो फोर्सेस होते हैं जिन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे इंटरनल में कस्टमर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये हमेशा चेंज होती रहती है, तो हम अपने बिजनेस को उस हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। एक्सटर्नल में इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लीगल है, सोशल है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल है। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं इसमें बिजनेस को काफ़ी अपने को चेंज करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं तो बिजनेस ईजिली कोप अप कर लेता है अगर उसने एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रखी है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होता, हम ईजिली जो है रिसोर्सेज को अप्लाई और अवेलेबल करा पाते हैं। हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए हमारा सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो इम्पॉर्टेंस ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग के ही थ्रू हमारी ये इम्पोर्टेंस कंप्लीट होती है। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा हेल्प आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब आसपास की जानकारी होना, जहाँ हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। हमारा बिजनेस जहाँ सरवाइव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो सराउंडिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बारे में पता हम सिर्फ एक तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से? आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जो मीनिंग है वो मैं आपको क्लिक कर दूंगी। वैसे तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये दी हुई है इसकी मीनिंग, लेकिन फिर भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू इसकी जो है मीनिंग सेंड कर दूंगी। तो अब हम लोग और डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है। ठीक है, या इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस के। वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिजनेस एनवायरनमेंट
help an organization in identifying advantages, opportunity and getting their benefit. ठीक है, दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे थ्रेट्स हैं, मतलब यहाँ पे धमकी नहीं है, थ्रेट मीन्स होता है डर, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को एक्सेस लॉस हो सकता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, वो हमारा क्या होता है कि हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू ही हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो जैसे है आपका द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम टू गेट वार्निंग सिग्नल्स to deal with the constraints and negative policy of the business environment। ठीक है, तो ये है। अब जैसे मारुति उद्योग जो है उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया कि जो है इंडिया में किस तरह की जो है कार की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और इस तरह से कई ऐसे आपके बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आपके इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का बेनिफिट उठाया। ठीक, फिर है टैपिंग अप। जो आपके रिसोर्सेज हैं, आप जानते हैं आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो कैपिटल, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल, इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। मतलब जब अवेलेबिलिटी हो तब तुरंत हमें ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बिजनेस मैन हैव टू सप्लाई द गुड्स to market according to the demand in the market. To supply output, these need input, raw material, etc. They acquire raw material and other resources keeping in mind the output demanded in the environment। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, with the demand of LED 3D TV, manufacturer are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting the black and white and flat screen TV etc। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज का प्रॉपर जो है टैप अप हो, मतलब असेंबलिंग हो, इसके लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट में किस तरह की डिमांड चल रही है। अगर वो उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग नहीं करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। फिर है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फ्रेमिंग, फिर है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फोर्सेस के कारण हमारे चेंजेस आते हैं तो बिजनेस में, तो उससे कोप अप करने के लिए हमें हेल्पफुल है आपके क्या, आपकी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग या बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस विद इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। Businessmen make change in their internal environment also to match external environment. So the environmental scanning help in coping with the rapid changes। ठीक है, देन है हमारा असिस्टेंस है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से हमें पहले ही साउथ मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता लग जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसे इजी हो जाता है असिस्ट करना कि किस तरह की पॉलिसीज़ और प्लानिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाए। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लान्स भी तैयार कर लेते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम उससे कैसे कोप अप करेंगे। ठीक है, तो आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे बिजनेस को या आपके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के लिए। देन है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। करेक्ट एनालिसिस एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए किसके, इम्पोर्टेंस के। फिर भी आपको नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर में। तो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बोला गया 1991। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991
for taking out the country out of the economic difficulty and speeding up the development of the country। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। इसके क्या क्या फीचर्स थे, इसके थ्रू हम इजीली इसे समझ सकते हैं। ओनली 6 इंडस्ट्री वर केप्ट अंडर द लाइसेंसिंग। ठीक है, तो एलपीजी कंसेप्ट लाया गया था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कीम, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्री। 100% direct foreign investment was allowed. Various benefit were offered to the small scale industries। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज जो है आपके कई बड़े स्टेप उठाए गए थे। ठीक है, जैसे आपके पहले 12 थी इंडस्ट्री, फिर उन्हें कम करके 8 कर दिया गया, फिर 6। ठीक है, अब तो बेसिकली 3 ही इंडस्ट्री रह गई हैं जो आपके पब्लिक सेक्टर के हैंड में है। बाकी सबको क्या कर दिया गया है, आपके प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो एलपीजी का कंसेप्ट लाया गया 1991 की पॉलिसी में, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ और एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे तो मैं दे चुकी हूँ आपको इसका पीडीएफ, फिर भी मैं आपको इसकी डिटेल पॉइंट सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन मीन्स है it means the freeing of Indian industry from all the unnecessary government control and restrictions। इसमें और पॉइंट हैं, जैसे क्या है, abolition of license except in few, no restriction on expansion on contraction of business activity, reduction of tax rate and lifting of unnecessary control over the economy, liberalization in import and export, easy and simplifying the procedure to attract the foreign capital in India, freedom in movement of goods and services, freedom in fixing the price of goods and services। लिबरल पॉलिसी लाई गई है। आपने 11th में भी कंसेप्ट पढ़ा है, तो मैं इसको ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डिटेल आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन में क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट करा गया। सबसे बड़ा कदम उठाया गया कि आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट से शेयर्स विड्रॉ करके प्राइवेट सेक्टर यूनिट में लगाए गए, और एक बोर्ड सेटअप किया गया जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ रिव्यू हो सकती थी उन्हें रिव्यू कर दिया गया, और जो मतलब रिव्यू भी नहीं हो सकती थी उन्हें क्लोज डाउन कर दिया गया, उन यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को। फिर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट if in the process of disinvestment private sector acquire more than 51 share, then it result the transfer of ownership and management to the private sector। मतलब गवर्नमेंट का जो स्टेक था वो डिल्यूट कर दिया गया और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल कर दिया गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर, कुछ को छोड़ के। ये ध्यान में रखिएगा, सारों को नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू द 4 इंडस्ट्रीज। अब बेसिकली 3 ही रह गई हैं। ठीक है, पहले 4 थी, धीरे धीरे किया गया। पहले 12 इंडस्ट्री ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के हैंड में थी, फिर उसे 8 किया गया, 8 के बाद 6 के बाद 4 पे ही कर दिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे ये आपने सारा कंसेप्ट अपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस economies of the whole of the world leading to the emergence of the cohesive global economy। मतलब जोड़ना, ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ना, एक दूसरे कंट्री को मर्ज करना। ठीक है, WTO ने कई पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं इसको लेते हुए, जिसमें फेरा फैबा लाया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, मैं आपको इसको पीडीएफ में क्लिक करके भेज दूंगी क्योंकि हमने इसका डिटेल पढ़ रखा है। जैसे आपका इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट रिमूव द मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ ए कैपिटल गुड्स
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को वॉज रिप्लेस बाय द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इस तरह के स्टेप उठाए गए ग्लोबलाइजेशन में, जिससे आपके स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकें और इकोनॉमी बेटर हो सके और कई जो है कंट्री की इकोनॉमी से अपने को जोड़ सकें। तो ये आज का आपका कंसेप्ट था। हमने 2 पॉइंट पढ़े, इम्पोर्टेंस और एलपीजी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। और इसके जो होमवर्क और क्लास वर्क क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।